नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं जी संगम। बस दिल थाम कर बैठिए, कुछ घंटों की बात है और फिर तस्वीर हो जाएगी साफ। आखिर देश का भविष्य किसके हाथों में होगा? आखिर 21वीं सदी में देश के सुनहरे कल की इबारत कौन लिखेगा? ये सब कुछ साफ होने वाला है बस अगले कुछ घंटों में। सिर्फ सियासी दलों के ही नहीं बल्कि देश की 125 करोड़ आवाम करने वाली है अपनी किस्मत का फैसला। जी हां, अपनी किस्मत इसलिए क्योंकि हम और आप ही तो चुन रहे हैं अपनी सरकार। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे और पूरे देश की तस्वीर से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ होंगे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे और हमारे संवाददाता। और ये बनारस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या बात है। अल सुबह वाराणसी की तस्वीर देखना यूं भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है और यहां जिस तरह का हाई वोल्टेज मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, भूतो न भविष्यते, इससे पहले न कभी हुआ न आगे कभी होगा, इस बात की कल्पना भी अपने आप में परे नजर आती है जब वाराणसी का नाम जहन में उभरता है। और अब तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। जो घर की महिलाएं हैं वो भी अपनी चुनी हुई सरकार को पूरे शबाब के साथ आते हुए देखना चाहती हैं। वाराणसी जो घंटों घड़ियालों का शहर है, घाटों का शहर है, यहां पर सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी आस्था के जगह पर जाकर अपना माथा टेक रहे हैं और हाथों में उनके जो निशान है, जो फूल है, वो बताता है कि किस कदर लोग उत्साहित हैं, लालायित हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर ईवीएम की मशीनें क्या कहती हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज कैंडिडेट नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अजय राय से उनका मुकाबला है, कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी हैं। वोटों की गिनती देश भर में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। 8:30 बजे तक का यह समय निर्धारित किया गया है। जैसे ही पोस्टल बैलेट का काम खत्म होगा उसके बाद बारी आ जाएगी ईवीएम मशीनों की। और एक बार ईवीएम मशीनें कंप्यूटर से जुड़ना शुरू हुई तो यकीन जानिए कि इससे तेज, सबसे जल्दी नतीजे आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और जी संगम लगातार इस पूरे प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से जो मतदान अधिकारी हैं, जो इस समय मतगणना अधिकारी हैं, वो किस तरह से मुस्तैद हैं। ईवीएम की मशीनें इस समय आप देख रहे हैं कि अपने सेंटर से निकल चुकी हैं। जो लॉक रूम था वहां से निकल रही हैं। बाकायदा कतारबद्ध होकर के मतगणना अधिकारी अपनी अपनी ईवीएम को उठाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मतदान जिस जगह पर, जिस मशीन के साथ आपने मतदान किया था, वो एक बार फिर से आपकी नजरों के सामने है। अब जरा समझिए कि आखिर इन ईवीएम मशीनों से किस तरह से जो मतगणना का काम है वो आगे बढ़ेगा। हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये लॉक रूम में रखी हुई थी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज इन मतगणना पेटियों की सुरक्षा में लगी हुई थी। अचूक अभेद सुरक्षा, क्योंकि 125 करोड़ देश की जनता का फैसला इन्हीं मशीनों में कैद है। लोकतंत्र के इस महापर्व का सबसे बड़ा प्रतीक ये ईवीएम मशीनें, जो अब धीरे धीरे मतगणना अधिकारियों के पास आती जा रही हैं, सील की जाती हैं। जैसे ही मतगणना शाम को 6 बजे या जिस समय भी मतदान का काम पूरा हुआ, जब हमने और आपने वोट डाल करके अपना काम पूरा किया, उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद इन ईवीएम मशीनों को सील किया गया। बाकायदा इस पर मोहर लगाई गई। लाख की सील के जरिए इनको पुख्ता किया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। फिर इनको भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जिला मुख्यालय में उस जगह पर ले जाया गया जहां जिसे हम कहते हैं कि इन ईवीएम मशीनों को रखा गया। उसके बाद अब आज मतगणना के दिन इन ईवीएम मशीनों को एक एक करके निकाला जा रहा है। निकालने के बाद ये ईवीएम मशीनें आएंगी अपने टेबल सेंटर पर। सेंटर में जहां इनकी टेबल डाली गई है उस जगह पर ये ईवीएम मशीनें आती जाएंगी और इन ईवीएम मशीनों की पहले सील तोड़ने से पहले मिलान होगा कि दरअसल ये ईवीएम मशीन वहीं की है जहां की गिनती होने वाली है। इसके बाद ईवीएम मशीनों में जिस तरह के आंकड़े भरे गए हैं, यानी हमने और आपने जो वोट दिया है उसकी गिनती का सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ विभिन्न पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स रहे हैं या जो मतगणना के दौरान विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने प्रतिनिधि उतारे हैं, आप देखेंगे कि एक जाली है या तार की बाड़ लगा दी जाती है। दूसरे छोर पर खड़े होकर के वो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं
कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। एक दौर वो था जब बैलेट पेपर पे हम और आप मुहर लगाते थे, उस समय गिनती होती थी, कई बार होता यह था कि बंडल छूट जाते थे, कुछ आगे पीछे हो जाता था। लेकिन अब चूंकि ईवीएम है इसलिए इसकी गुंजाइश तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो मतगणना अधिकारी हैं वो अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। इस बात को देखने के लिए वहां पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से उनके प्रतिनिधि तैनात किए जाते हैं। इस ईवीएम पर जो सील लगी है अब उसको खोला जा रहा है और इसके साथ ही और दिल्ली से देखिए दो रुझान आ गए हैं। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस समय दो रुझान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से। बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि शुरुआत दिल्ली से ही हो गई है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये सीटें कौन सी हैं ये अब से थोड़ी देर में हम आपको बताने की स्थिति में आ जाएंगे। फिलहाल ये दो रुझान दिल्ली से आप ये सिलसिला देख रहे हैं, जहां से मतगणना का काम शुरू होते ही शुरुआती रुझान आ गया है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जी हैं लखनऊ से और प्रदीप जैन जी हैं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो मतदान है, जो मतगणना का काम है, जो ये चुनाव निपटा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और शुरुआती दो रुझान आए हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुंबई में भी दो सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। आपको बता दें कि एनडीए मतलब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन। जैन साहब, बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया। नहीं, प्रतिक्रिया तो ये है कि आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है, शुरुआत बहुत अच्छी है और दूसरा भी जो आपने रुझान बताया मुंबई से जो आया है वो भी उस तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी भला ही होता है, लेकिन आगे जाके रुझान जब सीट्स में कन्वर्ट होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ और नॉर्थ से जो हमारे पास से रिजल्ट्स आएंगे उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ भी कहना बहुत जल्दी है कि अभी तो ये शुरुआत ही हुई है और ये रुझान है, कन्वर्ट अभी हुए नहीं है। 7 सीटें दिल्ली की हैं, 2 सीटें ये कहां की हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट्स थे जो अलायंसेस के बताए गए थे, जैसा महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर तो जो 2 सीटें आई हैं हमारी शिवसेना की और बीजेपी की, एनडीए का जो आप रुझान कह रहे हैं कि 2 सीटें किस क्षेत्र की हैं हमको ये देखना बहुत जरूरी है। अभी जैन साहब आता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास चूंकि आंकड़े आने की भी अपनी एक प्रक्रिया है। मैं आगे अपने दर्शकों को इस बात को भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। हमारे काम को भी समझिए और जिस तरह से मतगणना चल रही है वो बहुत दिलचस्प है। हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। जेपी शुक्ला जी हमारे साथ है। आंध्र से भी एक रुझान आ रहा है, ये भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, इस बार का चुनाव तो ऐसा लगता है कि नौजवान हो चुका है एक बार फिर से। क्या हम ये कहें कि 21वीं सदी का सबसे नौजवान चुनाव है ये? और इस बार जो भी नतीजे आएंगे वो वाकई देश को एक नई दिशा में ले जाने वाले होंगे। शेखर, समय कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। तो अब हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो भी धीरे धीरे परिपक्व हो रही है। ये इस बार जो जिस बड़ी तादाद में मतदाताओं ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया, उसे जरूर लगता है कि अब जो देश जो है करवट ले रहा है और पहले के जैसे बहुत सारी व्यवस्थाओं में भी बदलाव आया। जैसे अभी आपने बताया ईवीएम मशीनें आ गई। मैंने पत्रकार तो नहीं था, लेकिन मैंने 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसको भी देखा था। तब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, विद्यार्थी था। तो वो जैसा कि आपने बताया, पहले वोट डाले जाते थे और बूथ कैप्चरिंग होती थी। जो छोटी जातियों के जो लोग जो हैं, दलितों को, उनको नहीं डालने दिया जाता था। उसके कंपैरिजन में हम देखें तो अब जमीन आसमान का फर्क आ गया है और अब कम से कम ये सब बातें कम हो गई हैं। हालांकि एक बात जरूर पिछले 2 चुनाव के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा गड़बड़ हुई कि जो इलेक्शन कमीशन के पास बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से कुछ इस प्रकार की शिकायतें आईं और वो शिकायतें रह भी गईं। अभी बाद तक राजनीतिक पार्टियों का कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। कुछ जगहों पर दोबारा मतदान हुए, लेकिन सारी शिकायतों का ठीक से निस्तारण नहीं किया गया। तो ये थोड़े बहुत अबरेशन हुए हैं इस दफा, जो कि बीच में नहीं थे। तो लेकिन सब मिलाकर के अगर देखें तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो जनता का जो चुनाव के बारे में सोचने का ढंग है,
पहले जैसे अनकंसर्न लोग रहते थे, उससे ज्यादा कहते थे भाई कौन रिपोहो हमें का हानि, इस प्रकार की सोच होती थी। ये जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो उसी प्रकार का करेगी, तो हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये जो मनोवृत्ति है वो इस चुनाव में बदली है। और अब लोगों ने जानबूझ करके, ये बात तो जरूर है कि जिस प्रकार से प्रचार हुआ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोगों को मत देने के लिए कहा गया और स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिस प्रकार से प्रचार किया कि नहीं आप निकलिए, जो भी है आप अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। फिर नोटा का जो अब की बार हुआ वो भी अधिकार है, आप हो सकता है तो चाहें तो अगर आप हर किसी को रिजेक्ट कर दीजिए। इन सारी चीजों का जो प्रभाव तो पड़ा ही है और जो है एक नए तरह की राजनीति, एक नए तरह की चुनाव प्रक्रिया जो है इस चुनाव में देखी गई है। उससे ये तो लगता ही है कि अब लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, भले ही वो शांतिपूर्ण हो, लेकिन मतदान के जरिए वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। शेखर, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी जो शुक्ला जी ने बात कही है, इसके अंदर मैं एक शिक्षा का योगदान और मानता हूं कि जो पिछले सीधे रुक कर लेते हैं मीनाक्षी नटराजन। जरूर जरूर। बड़ी और कड़ी चुनौती, मैं उन दोनों के लिए चुनौती साबित होंगी, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। तो ये आप सुन रहे थे मीनाक्षी नटराजन को। आपको बता दें कि राहुल गांधी खेमे की एक कद्दावर नेता और युवा नेता हैं, बहुत तेज तर्रार मानी जाती हैं। देखना होगा कि इनसे भी सवाल यही पूछा गया था, आपको आवाज उनकी आई होगी। कहना यह है कि बस कुछ घंटों का इंतजार है, फिर देखिए क्या होता है, ना घोड़ा दूर ना मैदान। हम अपने दर्शकों को जरा अपनी स्क्रीन भी बता दें। आप ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हम यहां राज्यवार आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का अभी आपने देखा है, महाराष्ट्र अब आ गया, 48 सीटें हैं वहां पर, और इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में किस तरह से सीटें जाएंगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप अपने दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं वो भी राज्यवार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। और बॉटम पे यानी नीचे की तरफ जहां हमारे अक्सर पट्टी की खबर जिसको आप कहते हैं, उस जगह पर जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, 543 लोकसभा सीटें हैं देश भर में। हर जगह का जो एग्रीगेट आंकड़ा है, 543 में से कितने रुझान या आंकड़े आ गए हैं, ये चीज हम आपको इस जगह पर दिखाएंगे। और उसके आगे एनडीए यानी बीजेपी प्लस, वो एनडीए का हिस्सा है। कांग्रेस प्लस राहुल गांधी की तस्वीर के साथ जो आप देखेंगे वो यूपीए का हिस्सा है, और बाकी फिर अन्य के खाते में जाएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई है। तो ये इस तरीके की हमने व्यवस्था की है कि जैसे ही आपकी नजर जी संगम की स्क्रीन पर पड़े, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं पर रुके रहिए। हमारे लगातार जो विशेष मेहमान हैं वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। पॉलिटिकल अपडेट्स किस तरीके की आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर जगह जगह तैनात हैं। जैन साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को पूरा करें। असल में पिछले दिनों में 10 साल के अंदर जो घटनाएं घटी उनको हमको देखना पड़ेगा कि इस बार जो है इतना वोटर 56% यानी लगभग 56 करोड़ लोगों ने देश के अंदर वोट दिया। थोड़ी गणना आगे पीछे है, जो कि 50% से ज्यादा है। और उसके अंदर भी युवा बाहर निकल करके आया है। जब युवा बाहर निकल करके आता है तो इसका मतलब ये कि एक बौद्धिक प्रक्रिया चल रही होती है देश के अंदर, एक देश में अंडर करंट चल रहा होता है, और वो लोग वो हैं जिनको आगे बढ़कर के आगे जाकर के देश को संभालना है। ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। तो एक आक्रोश है, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा था, वो सत्ता के प्रति आक्रोश होता है, वो बेरोजगारी के प्रति है कि रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके माँ बाप पैसा खर्च करके उनको आगे कर रहे हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। तो ये सारी स्थितियां नंदन नीलकर्णी इस समय अनुमान लगाता है। अभी आप देखेंगे, अभी थोड़ा देर में कुछ मालूम हो जाएगा। आप सुन रहे थे नंदन नीलकर्णी। अभी उनका कहना है कि कुछ ही देर में ये नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि बैंगलोर से कैंडिडेट हैं और जिस तरीके की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, येदियुरप्पा वापस आ गए हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। उस लिहाज से बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि आखिर कहां कौन जीतता है। और ये लोग ये कह रहे थे कि वेव चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप देखिए कि जैसे जैसे पिटारा खुल रहा है, टफ चुनाव है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बहुत हैवीवेट कैंडिडेट्स उतारे हैं। लहर है या नहीं है वो अभी साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके के कैंडिडेचर इस बार सामने आए हैं वो वाकई ऐसा लगता है कि ठीक है कि किसी का समय दबा हुआ लग सकता है, लेकिन उसने कैंडिडेट्स बहुत अच्छे खड़े किए हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि मतगणना का काम पूरे देश में शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजे बस आने को ही बेकरार हैं। 23 सीटों पर एनडीए आगे है इस समय। 23 जगहों पर 543 में से 23 सीटों पर रुझान जो आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे है 6 सीटों पर, यूपी आगे है और 2 सीटों पर आपको बता दें 2 सीटें 3 सीटें अब हो गई उत्तर प्रदेश से। 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 सीट पर बीएसपी आगे है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से 543 लोकसभा सीटों में से 15 के इस समय आपको सीधे सीधे रुझान बहुत क्लियर कट आ रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए 9 सीटों पर आगे चल रहा है और बाकी जगहों पर कांग्रेस आगे चल रही है। राज्यवार भी ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 3 रुझान इस समय हमारे सामने आ चुके हैं, 1 बीएसपी के खाते में जाता हुआ और 2 बीजेपी के खाते में जाते हुए। ब्रजेश हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए शेखर, मैं आपको बता दूं कि पोस्टल वोटिंग शुरू हुई है और 8:30 बजे से यहाँ ईवीएम वोटिंग शुरू होगी जो है। अभी चूंकि पोस्टल गिनती हो रही है और कब से कुछ ही पलों में शायद पोस्टल वोटिंग के नतीजे सामने आने लगेंगे कि आखिर पोस्टल वोटिंग में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। फिलहाल अभी तक कोई भी रुझान यहाँ पर सामने नहीं आया। इंतजाम पूरे हो चुके हैं। अब बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कानपुर और अकबरपुर इन दोनों जगहों का हाल हमें ब्रजेश अपडेट करते रहेंगे और साथ ही पैने रिपोर्टर हैं इसलिए अगल बगल के जिलों को तो ये छोड़ ही नहीं सकते। हमारे साथ जैन साहब हैं, प्रदीप जैन साहब हैं, विश्लेषक हैं और इसके अलावा लखनऊ से जेपी शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है इस बार, खासतौर से बीजेपी ने जिस तरीके से अलायंस बनाए हैं अपने देश भर में और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह ऐसी हैं जहां जिनके पास अगर थोड़े से भी वोट्स थे तो अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं किया है। हालांकि उनकी सीटें कभी नहीं आती रही हैं। ये किस तरीके का गठबंधन है, इसका किस तरीके का आपको लगता है फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, इसका फायदा ये है कि एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो है ही है। इसमें एक बात दिखाई दी कि इलेक्शन शुरू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने नई नई पार्टियों को अपने साथ शामिल करने का जो सिलसिला शुरू किया, उससे ये लगा कि इसकी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। और यहां तक भी हुआ कि बहुत सी जगहों पर कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया उन लोगों ने टिकट छोड़ करके अपना पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। तो ये जो अलायंसेज जगह जगह पर हुए, जैसे कि बिहार में रामविलास पासवान के साथ हुआ, जैसे कि दिल्ली में उदित राज जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जैसे टीडीपी के साथ में हुआ, तो उसमें जैसे उससे एक प्रकार का ये मैसेज तो गया ही कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती के साथ इस चुनाव में जा रही है और वो उसको कोई कम से कम जब आप अखाड़े में उतरते हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए उतरते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो काफी हद तक जो दर्शकों में ये मैसेज डालने में सक्षम होता है कि आप ये लड़ाई जीतेंगे कि हारेंगे। बाद में परिणाम चाहे जो हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उसकी तरफ लोग आकर्षित हुए और करीब करीब हर प्रदेश में ही लोग आए, उससे यह बात साबित जरूर हुई कि भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। और उसके विपक्षी खेमे में जो कांग्रेस थी वो एक तरह से इधर से उधर बदलता रहा उसका मूड, कभी प्लस कभी माइनस। तो ये लाभ इसका जरूर हुआ। बिल्कुल, हम रुक करते हैं देहरादून से। सोनू सिंह हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड का हाल लेकर के। सोनू, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए शेखर, इस वक्त जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है और कुछ समय बाद इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और जैसे ही पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आएंगे तो ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा शेखर, जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2 बार जो लोकसभा के चुनाव हुए 2004 में और 2009 में, इन सभी में पोस्टल बैलेट में बीजेपी को बढ़त सामने आई है, यानी बीजेपी को काफी जीत मिली हम ये कहें। तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि जो पोस्टल बैलेट के नतीजे
आएंगे, जिसका परिणाम कुछ समय बाद अब घोषित होने वाला है। निश्चित तौर पर यह भी बीजेपी के पक्ष में आएगा, ऐसा माना जा रहा है। जी शेखर। बिल्कुल सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से प्रदीप जी से चाहेंगे कि एक तो पोस्टल बैलेट क्या है और इसकी महत्ता किस तरीके की है, जैन साहब जरा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि ये क्लियर हो जाए कि अभी दरअसल क्या काम चल रहा है। असल में पोस्टल बैलेट जो है, एक तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है जो पोस्ट से भेजे गए बैलेट, जिसके आधार पर मान लीजिए आप कहीं और रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, अपना वोट वहां पर नहीं दे सकते, तो एक कमीशन के द्वारा एक प्रक्रिया है उसकी, वो आपको वहां पर भेजने पड़ते हैं, जिनकी तो ये काउंटिंग बहुत जल्दी, मुझे लगता है आधा घंटा भी शायद इसके अंदर नहीं लगेगा इस काउंटिंग के अंदर, और इससे रिजल्ट्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी संख्या मुश्किल से 1-2%, मैक्सिमम 5% एक बार हुई थी, उससे ज्यादा ये कभी भी नहीं पहुंचते। तो ये जो रुझान हम लोग देख रहे हैं, और हमेशा जैसा कि आपके अभी संवाददाता ने कहा कि हमेशा से वो बीजेपी को वोट जाता रहा है, तो क्योंकि वो एक वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर पत्नी मुझे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कि बीजेपी के साथ जो वर्ग जुड़ा रहता है वो ज्यादातर वोट उनके माने जाते हैं, तो इसलिए एक रुझान सा हम पिछले कई सालों में देखते हैं। मेरे ख्याल से सेना के जो जवान हैं, सेना के जवान भी हैं जो जो मतलब अपनी सिटी के अंदर नहीं है, अगर वो कार्यरत हैं या अन्यथा भी हैं, तो एक ऑफिशियल एक तरीका इसका होता है उनको भेजने का। आप और मैं चाहें भेजने तो वो हम लोग नहीं भेज सकते। तो ये उस सेना के लिए, क्योंकि कई लाख के अंदर हमारी सेना है, तो वो इससे वंचित ना रहे, और जहां उनका वोट है, पोस्टिंग उनकी कहीं और है, वोट उनका कहीं और है, मान लीजिए बिहार में रहने वाले की पोस्टिंग कश्मीर में है, तो वहां वो अपना वोट नहीं डाल सकेगा। तो उसका एक तरीका होता है, आर्मी ने जो एक डेवलप एक तरीका किया हुआ है, एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक तरीका किया हुआ है, उसके आधार पर वो मताधिकार सबका हक है, सबका हक है, वो उसकी उनकी रक्षा की जाती है, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर वो होते हैं। और हमारे साथ इस समय हमारी सहयोगी श्वेता भी आ गई हैं। मैं शेखर आपके साथ लगातार बना हुआ हूं। आपको बता दें कि अब रुझान के सिलसिले शुरू हो गए हैं। 64 सीटों पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। इस समय 543 में से 21 सीटों पर यूपीए आगे दिखाई दे रही है। कुल 47 नतीजों की ये बात। गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कन्नौज से डिंपल आगे चल रही हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस समय आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान। श्वेता, बिल्कुल, और सोनू भी है हमारे साथ। चलिए जरा उत्तराखंड का भी हाल देख लेते हैं। सोनू, अगर वहां के शुरुआती रुझान आ रहे हो तो किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए श्वेता, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, चूंकि पोस्टल बैलेट जो कि यदि हम देहरादून की बात करें तो जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डीएम है देहरादून के, उनके संरक्षण में काउंटिंग की जा रही है। और इसके अलावा पूरे के पूरे पांचों की पांचों लोकसभा सीट में सबसे शुरुआती दौर में जो है पोस्टल बैलेट को ही काउंट किया जा रहा है, चूंकि अब तक जो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि 16,934 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं, उनकी काउंटिंग की जाएगी और इसका नतीजा घोषित करने के तुरंत बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। माना यह जा रहा है कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन ये देखना होगा कि वास्तविक तस्वीर ईवीएम खुलने के बाद आखिरकार क्या होगी। जी श्वेता, क्योंकि 5 सीटें हैं, 2009 की बात करें तो 5 सीटें कांग्रेस के हाथों गई थी, लेकिन 2012 में चूंकि टिहरी सीट पर विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव हुए थे, जिसमें साकेत बहुगुणा को हार का सामना करना पड़ा। सीधे रुक करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी का। जो सबसे बड़ी मालिक है वो इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, और इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने जिस तरह से भागीदारी की, जम करके भागीदारी की, झूम करके भागीदारी की और हिस्सेदारी की, उनको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बिना रुके, बिना थके हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में सुशासन के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो, इसके लिए काम किया, संपर्क संवाद किया, लोगों तक पहुंचे, और निश्चित तौर से अब फैसला जनता के हाथ में है। इसलिए जो है अभी कुछ और कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए हर गांव, हर गली, हर चौक, हर चौराहे, हर चौपाल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोगों से संपर्क संवाद किया, लोगों को सुशासन का संदेश दिया और एक बेहतर सरकार, एक अच्छी सरकार, एक लोगों के सरोकार को समर्पित सरकार बन सके, इसके लिए काम किया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हमने अपने चुनाव अभियान को चलाया। सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ अपने चुनाव अभियान को चलाया और लोगों के बीच में गए, और साथ ही साथ एक सुशासन का स्वर्णिम युग शुरू हो सके, इसका लक्ष्य रख करके हम लोगों के बीच में गए। हमारा मानना है कि हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा बहुमत के साथ शानदार तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी और सरकार बनाएगी। और आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी अपना दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर इस टैली पर आप जाएंगे तो आप देखिए कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए 27 और कांग्रेस 21। हम जल्दी से रुक करते हैं एक बार लखनऊ का, पहले फिर हम चलेंगे कानपुर ब्रजेश के पास। शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो दावे थे, अभी आप बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। ऐसा लगता है कि जो बढ़ा हुआ मतदान रहा भी है, उसने मतदान तो बढ़ा है, लेकिन पार्टियों में जो दिलचस्पी थी वो भी उसी तरह से डिवाइड हुई है। ऐसा है कि शेखर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो भी रुझान आपके पास में आ रहे हैं जी, ये केवल बैलेट पेपर्स के हैं। बैलेट पेपर कहीं पे ज्यादा होते हैं, जैसे उत्तराखंड की अभी आपने बात सुनी, तो उत्तराखंड में जो आर्मी में बहुत से लोग हैं वो बाहर रहने वाले वो हैं। ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात नहीं होगी। तो इस नाते से इस केवल अभी आधे घंटे की बात देख करके आप कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते कि क्या स्थिति है। हो सकता है कि आधा घंटा और बीतने के बाद यानी 9 बजे के आसपास इस सिचुएशन में बदलाव आ जाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि शुरुआती जो रुझान है वो घंटे 2 घंटे के बाद उलट जाते हैं। इसलिए अभी हम किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये रुझान आखिर तक इसी तरह से रहेंगे। बिल्कुल शुक्ला जी, मैं आता हूं आपके पास। हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये रुझान जो आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को ये बताने के लिए सिर्फ कि ये स्थितियां ऐसी हैं। आप देखिए कि वो जो पार्टियां लगातार फाइट कर रही थी, उनके हिस्से में चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रुझान है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो शुक्ला जी कह रहे थे, इनके नतीजे तक बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा और कई बार वो बिल्कुल अलग तरह से दिखाई भी देते हैं। श्वेता, हम कानपुर बिल्कुल। और शेखर, एक चीज देखें तो ये चीज भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कई बार थोड़ा वक्त लगता है। जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से काउंटिंग के बाद वो आंकड़े जो होते हैं वो पहुंचते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें अगर देखें तो वाकई जैसा शेखर कह रहे हैं, कट टू कट फाइट होती नजर आ रही है। हमारे साथ ब्रजेश भी है कानपुर से। ब्रजेश, अगर कानपुर का रुझान आया हो सामने तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि यहाँ पर जो काउंटिंग का काम है वो बेहद ही लेट लतीफ चल रहा है। अभी कुल जो पोस्टल बैलेट की बात की जा रही, 412 पोस्टल बैलेट थे जिनकी यहाँ पर काउंटिंग होनी थी, उनको अभी केवल खोला गया है और उनकी बीडिंग की गई है। और इसमें 30 बताए जा रहे हैं, 412 पोस्टल बैलेट में 30 अनवैलिड हो गए हैं। और उसके बाद अभी रुझान अभी कोई सामने नहीं, क्योंकि उनकी क्लियर कट अभी काउंटिंग नहीं हुई है कि किसके पक्ष में कितने जो है ये पोस्टल बैलेट गए हैं। तो फिलहाल शायद नतीजे 10 से 15 मिनट में यहाँ पर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से समय निर्धारित किया गया था कि 8 से 8:30 तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी पोस्टल बैलेट की ही काउंटिंग पूरी नहीं हुई, ईवीएम शुरुआत होना तो देर की बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ जरूर थोड़ा सुस्त चल रहा है काउंटिंग का। क्यों इतनी धीमी होती नजर आ रही है? जो एक टाइमिंग होता है उसमें जो डिले हुआ है, उसके पीछे की क्या कोई वजह है? कोई टेक्निकल फॉल्ट रही हो, या जो एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद आज के दिन होती है, अधिकारियों को उसी वक्त बताया जाता है कौन से केंद्र पर उनको जाना है, क्या इस तरह की चीजों में थोड़ा वक्त लग गया? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक पूरी प्रक्रिया के पहले पोस्टल बैलेट खोलेंगे, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रांग रूम से बुलाया जाता है। जो सारे पार्टी के जितने प्रतिनिधि होते हैं प्रत्याशियों के, उनको वहां पर बुलाया जाता है। उनके सामने जो है ये चाहे वो पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम हो, वो स्ट्रांग रूम से निकाली जाती है जो है। तो और चूंकि जिलाधिकारी का जो कैंप है वहां पर इसकी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, तो उस समय जिलाधिकारी भी विजिट पर थी और जो प्रतिनिधि थे वो सारे जो है वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते देर से बैलेट निकाले गए। और देर से बैलेट निकालने के बाद अब उनकी जो है काउंटिंग का काम शुरू हुआ है। तो इस तरीके से पूरा, और जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक ईवीएम की काउंटिंग नहीं शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं यह है कि शायद मुझे लगता है 9 बजे के आसपास ही जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो पाएगी और 9 बजे तक ही जो पोस्टल बैलेट है इनके भी रुझान सामने आ पाएंगे।
चलिए बने रहिए आप हमारे साथ ब्रिजेश, और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्रदीप जैन भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। डॉक्टर प्रदीप जैन, एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज की इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो युवाओं की हम अगर बात करें, वो खास तौर पे युवा जो नया मतदाता रहा, पहली बार वोटिंग वो उसने किया, वो भी सुबह से ही देख रहा होगा इन तमाम चीजों को। ऐसे में सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है उसके जहन में क्या चल रहा है। इस पर आपसे हालांकि रिएक्शन लूंगी। जेपी शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई जगह रुझान आ रहे हैं, लेकिन कई जगह वक्त भी लग रहा है और उन्हीं जगहों में उत्तराखंड भी है। जी शेखर।